कहानी द नाइट शिफ्ट पार्ट 1। वो लाल किताब और शैतान का बुलावा। किस्मत जब लात मारती है न, तो वो ये नहीं देखती कि बंदा खड़ा है या पहले से ही जमीन पर पड़ा हुआ है। समीर की हालत उस वक्त बिल्कुल वैसी ही थी। शहर के उस बदबूदार और सीलन भरे कमरे में लेटे हुए समीर को छत का पंखा किसी फंदे जैसा लग रहा था। जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी और पेट में जो चूहे दौड़ रहे थे वो अब आपस में कुश्ती लड़ रहे थे। मकान मालिक वो मोटा शर्मा सुबह ही धमकी देकर गया था, बेटा समीर, अगर कल शाम तक किराया हाथ में नहीं आया तो अपना ये कबाड़ा उठाकर फुटपाथ पर जगह देख लेना। समीर ने करवट बदली। पुराना गद्दा ऐसे चू चू कर रहा था जैसे वो भी गालियां दे रहा हो। उसने अपना मोबाइल उठाया। स्क्रीन का ग्लास टूटा हुआ था, बिल्कुल उसके सपनों की तरह। रात के 10 बज रहे थे। इंटरनेट पर नौकरी ढूंढते ढूंढते उसकी उंगलियां घिस चुकी थीं, पर हर जगह से वही जवाब, वी विल कॉल यू लेटर। और वो कॉल कभी आता नहीं था। तभी मोबाइल की स्क्रीन एक बार जली। कोई कॉल नहीं था, न ही कोई व्हाट्सएप। एक सादा सा टेक्स्ट मैसेज आया था। नंबर अननोन था, कोई नाम नहीं, कोई कंपनी का लोगो नहीं, बस एक लाइन लिखी थी जो अंधेरे में चमक रही थी। अर्जेंट रिक्वायरमेंट, नाइट शिफ्ट सिक्योरिटी गार्ड। लोकेशन, जीवनदीप हॉस्पिटल, पुराना मेहरौली रोड, सुनसान जंगल के पास। सैलरी 40,000 रुपए प्रति महीना, एडवांस पेमेंट आज ही। तुरंत पहुंचे। समीर की आंखें फटी की फटी रह गईं। 40,000, वो भी एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए। दिमाग में खतरे की घंटी बजनी चाहिए थी। सोचना चाहिए था कि इतनी रात को इतने वीरान इलाके में कौन सा हॉस्पिटल इंटरव्यू ले रहा है, और वो भी एडवांस पेमेंट। यह कोई स्कैम था या कोई गैर कानूनी धंधा? पर भाई, जब भूख और बेइज्जती सामने खड़ी हो तो इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है। उसे बस वो 40,000 का आंकड़ा दिख रहा था। शर्मा का थोबड़ा याद आया और समीर ने शर्त उठाए, जो होगा देखा जाएगा। साला वैसे भी कौन सी रियासत चल रही है यहाँ। उसने बड़बड़ाते हुए अपनी खटारा बाइक की चाबी उठाए और कमरे से बाहर निकल गया। शहर की बत्तियां पीछे छूटते ही अंधेरे ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। पुराना मेहरौली रोड। इस रास्ते पर दिन में भी लोग जाने से कतराते थे। सड़क कम और गड्ढे ज्यादा थे। बाइक की हेडलाइट पीली और कमजोर थी, जो बमुश्किल 10 कदम आगे का रास्ता दिखा पा रही थी। दोनों तरफ झाड़ियां ऐसी लग रही थी जैसे काले हाथ हो जो सड़क की तरफ बढ़ रहे हों। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। वो ठंड नहीं जो मौसम से आती है, बल्कि वो ठंड जो मुर्दाघरों में होती है। समीर को बाइक चलाते हुए करीब 45 मिनट हो चुके थे। दूर दूर तक कोई परिंदा भी नहीं था, बस उसकी बाइक की फट 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 की आवाज उस सन्नाटे का सीना चीर रही थी। अचानक बाइक का इंजन एक बार खुक खुक करके बंद हो गया। अरे भाई, अभी नहीं यार। समीर ने क्लच दबाया और बाइक साइड में लगाई। दिल की धड़कन बढ़ गई। ऐसे सुनसान जंगल के बीच गाड़ी खराब होना मतलब मौत को दावत देना। उसने किक मारी। एक बार, 2 बार, बाइक स्टार्ट नहीं हुई। तभी उसकी नजर सामने पड़ी। झाड़ियों के पीछे करीब 100 मीटर दूर एक पुरानी विशाल इमारत खड़ी थी। उसके गेट पर एक मंद सी पीली लाइट जल रही थी। एक जंग लगा हुआ बोर्ड लटक रहा था जिस पर लिखा था, जीवनदीप हॉस्पिटल। शुक्र है, समीर ने राहत की सांस ली। वो बाइक को घसीटते हुए गेट तक ले गया। गेट लोहे का था, बहुत भारी और ऊंचा। उस पर जंग की ऐसी परत चढ़ी थी जैसे सालों से किसी ने उसे खोला ना हो। अंदर की बिल्डिंग किसी पुराने अंग्रेजी जमाने के महल जैसी लग रही थी, लेकिन अब वो खंडहर बन चुकी थी। खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और दीवारों पर जमी काई ऐसी लग रही थी जैसे बिल्डिंग को कोई बीमारी हो गई हो। समीर ने गेट को धक्का दिया। चरर आवाज इतनी तेज थी कि समीर खुद सहम गया। उसे लगा कि अभी बिल्डिंग से सैकड़ों चमगादड़ निकलेंगे, पर वहां सिर्फ खामोशी थी। वो अपनी बाइक वहीं छोड़कर पैदल अंदर की तरफ बढ़ा। रिसेप्शन का रहस्य। हॉस्पिटल का मुख्य दरवाजा खुला हुआ था। अंदर घुसते ही एक अजीब सी बात समीर की नाक में घुस गई। ये फिनाइल या दवाओं की महक नहीं थी। यह महक थी सीलन की, पुरानी लकड़ी की और शायद सूखे हुए खून की। समीर ने नाक पर रुमाल रखा। रिसेप्शन एरिया बहुत बड़ा था, लेकिन रोशनी के नाम पर सिर्फ एक ट्यूबलाइट जल रही थी जो बार बार फड़फड़ करके बुझ रही थी। सामने लकड़ी के एक बड़े से काउंटर के पीछे एक आदमी बैठा था, या शायद वो आदमी ही था। वो बूढ़ा था, बहुत बूढ़ा। उसकी चमड़ी कागज की तरह पतली और पीली थी। गाल अंदर धंसे हुए और आंखें, भाई साहब, उसकी आंखें ऐसी थी जैसे उनमें पुतलियां ही न हो, बस सफेदी। वो एक रजिस्टर में कुछ लिख रहा था, बहुत धीरे धीरे। समीर ने गला साफ किया।
जी, वो मैसेज आया था नौकरी के लिए। बूढ़े ने लिखना बंद कर दिया। उसने सर ऊपर नहीं उठाया, बस उसकी आंखें ऊपर की तरफ घूमी। उसे देखकर समीर के रोंगटे खड़े हो गए। बूढ़े ने एक गंदी सी मुस्कान दी जिसमें उसके काले और सड़े हुए दांत दिखाई दिए। आ गए। बूढ़े की आवाज ऐसी थी जैसे सूखी पत्तियों को मसला जा रहा हो। हमें लगा आज रात कोई नहीं आएगा। पिछला वाला तो 11 बजते ही भाग गया था। समीर को ये बात अजीब लगी। भाग गया था, क्यों? बूढ़े ने उस सवाल का जवाब नहीं दिया। उसने दराज से एक चाबी का गुच्छा और एक मोटी लाल डायरी निकाली और काउंटर पर पटक दी। डायरी देखने में ही मनहूस लग रही थी। उसका कवर किसी अजीब से खुरदरे चमड़े का बना था। लाल रंग इतना गहरा था कि रोशनी में काला लग रहा था। नाम लिखो। बूढ़े ने रजिस्टर आगे किया। समीर ने देखा कि रजिस्टर के पन्नों पर जितने भी नाम लिखे थे उन पर लाल स्याही से लाइन खींची हुई थी, जैसे उन्हें काट दिया गया हो। उसने कांपते हाथों से अपना नाम लिखा, समीर। सुनो लड़के, बूढ़े ने डायरी पर हाथ रखा। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा लग रहा था। ये हॉस्पिटल बंद है। यहाँ कोई डॉक्टर नहीं आता, कोई मरीज नहीं आता। यहाँ सिर्फ वे हैं। वे कौन? समीर की हवा टाइट होने लगी थी। उसे लगा वो किसी गलत जगह फंस गया है। वो तुम्हें वक्त आने पर पता चल जाएगा। बूढ़ा अपनी कुर्सी से उठा। वो लंगड़ा कर चल रहा था। तुम्हारा काम सिर्फ गार्ड का है। इस कुर्सी पर बैठना है और सुबह 6 बजे तक हिलना नहीं है। और सबसे जरूरी बात, उसने वो लाल डायरी समीर की तरफ सरका दी। उद्धरण चिन्ह ... इस किताब में 5 नियम लिखे हैं। अगर जिंदा घर जाना चाहते हो तो उन नियमों को अपने बाप की नसीहत से ज्यादा मान देना। एक भी नियम टूटा तो तुम्हारी हड्डी का एक टुकड़ा भी नहीं मिलेगा। इससे पहले कि समीर कुछ और पूछता, बूढ़ा अंधेरे गलियारे कॉरिडोर की तरफ मुड़ा और देखते ही देखते अंधेरे में घुल गया, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। अब समीर अकेला था। इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतना गहरा सन्नाटा, और वो अकेला रिसेप्शन पर। घड़ी की टिक टिक हथौड़े जैसी लग रही थी। उसने सोचा कि भाग जाए, 40,000 भाड़ में जाए, जान प्यारी है। लेकिन फिर उसे याद आया कि उसकी बाइक खराब है और बाहर वो जंगल। वहां पैदल जाना भी सुरक्षित नहीं था। सुबह तक रुक जाता हूँ, सुबह होते ही निकल लूंगा, समीर ने खुद को तसल्ली दी। वो कुर्सी पर बैठ गया। सामने वो लाल डायरी पड़ी थी। जिज्ञासा इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। समीर ने डायरी उठाए। वो उम्मीद से ज्यादा भारी थी। उसने पहला पन्ना पलटा। पहले पन्ने पर कोई नाम नहीं था, बस बड़े बड़े अक्षरों में चेतावनी लिखी थी। जीवनदीप में आपका स्वागत है। यहाँ रात के मालिक हम नहीं, कोई और है। अगर बचना है तो पढ़ो। समीर ने थूक निगला और अगला पन्ना पलटा। नियम नंबर 1, फोन मत उठाना। रिसेप्शन पर रखा काला लैंडलाइन फोन पिछले 10 सालों से खराब है। इसका तार कटा हुआ है, लेकिन रात के 12 बजे से 1 बजे के बीच ये फोन बज सकता है। घंटी बजेगी, तुम्हें लगेगा कि शायद कोई मदद के लिए फोन कर रहा है, या शायद तुम्हारी माँ का फोन है। लेकिन उठाना मत। अगर तुमने रिसीवर उठाया तो लाइन के उस पार से जो आवाज आएगी वो तुम्हें अपना पता बता देगी, और फिर वो तुम्हारे पास आ जाएगा। समीर की नजर तुरंत अपने बाईं ओर रखे लैंडलाइन फोन पर गई। सच में उसका तार कटा हुआ था और धूल जमी थी। बकवास, समीर बड़बड़ाया, लेकिन उसने अपनी कुर्सी फोन से थोड़ी दूर खिसका ली। नियम नंबर 2, व्हीलचेयर को रास्ता दो। अगर तुम्हें लगे कि कॉरिडोर में कोई व्हीलचेयर अपने आप चल रही है तो उसे रोकने की कोशिश मत करना। बस अपनी आंखें नीची कर लेना और उसे गुजर जाने देना। उस पर कोई बैठा है जो तुम्हें नहीं दिख रहा। अगर तुमने उसे देखा तो वो तुम्हें देख लेगा। नियम नंबर 3, शीशे का धोखा। रिसेप्शन के ठीक सामने जो बड़ा आत्मकद शीशा लगा है उसे रात के 2 बजे के बाद मत देखना। 2 बजे के बाद शीशे में तुम्हारी परछाई तुमसे अलग हरकतें करेगी। अगर तुमने देखा कि शीशे में तुम्हारी परछाई मुस्कुरा रही है जबकि तुम नहीं मुस्कुरा रहे, तो समझ लेना कि उसने तुम्हें चुन लिया है। समीर ने सामने देखा। रिसेप्शन के ठीक सामने दीवार पर एक धुंधला और गंदा सा शीशा लगा था। उसमें उसे अपना चेहरा दिख रहा था, घबराया हुआ, पसीने से लथपथ। उसने जल्दी से नजरें हटा ली। नियम नंबर 4, बेसमेंट का दरवाजा। अगर तुम्हें बेसमेंट से किसी बच्चे के रोने की आवाज आए या कोई लड़की मदद के लिए चिल्लाए तो हीरो बनने की कोशिश मत करना। वो जाल है। बेसमेंट का दरवाजा हमेशा बंद रहना चाहिए। अगर तुमने उसे खोला तो अंदर जो बंद है वो बाहर आ जाएगा। नियम नंबर 5, नाज मत हिलदा। ये सबसे जरूरी नियम है।
अगर तुम्हें रात के किसी भी पहर सफेद कपड़ों में कोई नर्स कॉरिडोर के अंत में खड़ी दिखाई दे जिसके हाथ में एक ट्रे हो, तो सांस लेना बंद कर देना, हिलना मत। वो अंधी है लेकिन वो सांसों की आवाज सुन सकती है। अगर उसने सुन लिया तो वो तुम्हें दवा देने आ जाएगी, और उसकी दवा जहर होती है। समीर ने डायरी बंद कर दी। उसके हाथ कांप रहे थे। यह कोई मजाक नहीं लग रहा था। जिस डिटेल में ये बातें लिखी थी वो किसी पागल के दिमाग की उपज नहीं हो सकती थी। उसने मोबाइल चेक किया, नो सिग्नल, फंस गया। समीर ने सर पकड़ लिया, बुरी तरह फंस गया साला। समय रेंग रेंग कर बीत रहा था। 10:30, 11 बजे, 11:30। समीर की आंखें हर कोने पर घूम रही थीं। कभी उसे लगता कि पर्दे हिले, कभी लगता कि सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज आए, लेकिन जब भी वो गौर से देखता वहां कुछ नहीं होता। प्यास लगने लगी थी, गला सूख कर कांटा हो गया था। समीर ने अपनी पानी की बोतल उठाई पर वो खाली थी। उसे याद आया कि कॉरिडोर के कोने में उसने एक वाटर कूलर देखा था। जाऊं या नहीं, वो खुद से लड़ रहा था। प्यास बर्दाश्त से बाहर थी। बस 1 मिनट लगेगा, दौड़ के जाऊंगा और आ जाऊंगा, उसने सोचा। समीर उठा। उसके जूतों की आवाज सन्नाटे में बहुत तेज गूंज रही थी। ठक ठक ठक। वो कॉरिडोर में आगे बढ़ा। ट्यूबलाइट्स यहाँ भी फड़ कर रही थीं। वो वाटर कूलर के पास पहुंचा, पानी भरा और एक ही सांस में पी गया। जैसे ही वो पलटा वापस जाने के लिए, चर्रर्र चर्रर्र एक आवाज आई, पहियों की आवाज, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर घिसट रही हो। समीर जम गया। आवाज अंधेरे कॉरिडोर के दूसरे छोर से आ रही थी। चर्रर्र चर्रर्र। उसने आंखें फाड़कर अंधेरे में देखा। धुंधली रोशनी में उसे कुछ दिखाई दिया। एक व्हीलचेयर, पुरानी टूटी हुई व्हीलचेयर। वो अपने आप धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही थी। उस पर कोई नहीं बैठा था, फिर भी उसके पहिए ऐसे घूम रहे थे जैसे कोई भारी भरकम इंसान उस पर बैठा हो और उसे हाथों से चला रहा हो। नियम नंबर 2, समीर के दिमाग में बिजली की तरह कौंधा। अगर व्हीलचेयर दिखे तो उसे रोकने की कोशिश मत करना, आंखें नीची कर लेना। समीर ने तुरंत अपनी नजरें जमीन पर गाड़ दी। उसका दिल पसलियां तोड़कर बाहर आने को तैयार था। व्हीलचेयर की आवाज करीब आती गई। चर्रर्र। अब आवाज बिल्कुल उसके बगल में थी। समीर को अपने पास से एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और साथ में एक अजीब सी बदबू, सड़े हुए घाव की बदबू। उसे लगा जैसे कोई उसके ठीक बगल में रुका है। उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई अदृश्य चेहरा उसके कान के पास झुका है और सूंघ रहा है। समीर ने अपनी सांस रोक ली। वो बुत बनकर खड़ा रहा। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड, फिर पहियों की आवाज दोबारा शुरू हुई। चर्रर्र चर्रर्र। व्हीलचेयर आगे बढ़ गई और धीरे धीरे रिसेप्शन एरिया की तरफ चली गई। समीर वही खड़ा रहा, खौंफता हुआ। ये जगह सच में शापित है, उसने कांपती आवाज में कहा। वो दबे पांव दीवार से चिपक कर वापस अपनी कुर्सी की तरफ भागा। अब उसे समझ आ गया था, ये नौकरी नहीं थी, यह मौत का कुआं था। समीर वापस अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया। अब वो हिलने को भी तैयार नहीं था। उसकी नजर घड़ी पर थी। रात के 11:58। 2 मिनट, बस 2 मिनट और 12 बज जाएंगे, वो बड़बड़ाया। उसे नियम नंबर 1 याद आया, फोन मत उठाना। समीर ने उस काले धूल भरे लैंडलाइन फोन को देखा। उसने मन ही मन तय कर लिया, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं इस फोन को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। साला तार कटा है, बजेगा कैसे। घड़ी की सुई 12 पर पहुंची। रात के 12 बजे। सन्नाटा, एकदम मौत जैसा सन्नाटा। समीर ने एक गहरी सांस छोड़ी। शायद कुछ नहीं होगा, सब डराने के चोचले हैं। ट्रिंग ट्रिंग। समीर उछल पड़ा। आवाज इतनी तेज थी कि लगा कान के पर्दे फट जाएंगे। लैंडलाइन बज रहा था, बिना तार के, बिना बिजली के। ट्रिंग ट्रिंग। समीर कुर्सी के पीछे दुबक गया। वो फोन को ऐसे देख रहा था जैसे वो कोई बम हो। मत उठा, मत उठा, वो खुद को समझा रहा था। ट्रिंग ट्रिंग। घंटी बंद नहीं हो रही थी और अब एक अजीब बात होने लगी। जैसे जैसे घंटी बज रही थी, समीर के दिमाग में एक अजीब सी तड़प उठ रही थी। उसे एक बेकाबू इच्छा हो रही थी कि वो फोन उठाए। उसे लग रहा था कि फोन उठाना बहुत जरूरी है, जैसे कोई उसे सम्मोहित कर रहा हो। शायद कोई जरूरी बात हो। उसका हाथ अपने आप आगे बढ़ा। नहीं, रुक जा बेवकूफ, उसके दिमाग ने चीख कर कहा। उसने हाथ पीछे खींचा, तभी घंटी की आवाज बदल गई। अब वो सामान्य घंटी नहीं थी। अब फोन के अंदर से एक रोना सुनाई दे रहा था, बहुत धीमा, बहुत दर्दनाक रोना। बचाओ भैया, प्लीज।
समीर का खून जम गया। यह आवाज उसकी छोटी बहन रिया जैसी लग रही थी। रिया जो गांव में थी। भैया, ये लोग मुझे मार देंगे, फोन उठाओ भैया। समीर का दिमाग सुन्न हो गया। रिया यहाँ कैसे? नियम, डायरी, हॉस्पिटल, सब कुछ धुआं हो गया। सिर्फ वो आवाज रह गई, भैया, रिया। समीर चिल्लाया और उसने झटके से रिसीवर उठा लिया। जैसे ही उसने फोन कान पर लगाया, रोने की आवाज बंद हो गई। एकदम खामोशी। समीर की सांसें अटक गईं। रिया, हेलो। तभी दूसरी तरफ से एक आवाज आई। वो रिया की नहीं थी, वो एक भारी, मर्दानी और क्रूर आवाज थी। नियम नंबर 1, तोड़ दिया तूने। समीर के हाथ से रिसीवर छूट गया और उसी पल हॉस्पिटल की सारी लाइटें एक साथ बंद हो गईं। पूरा हॉस्पिटल घुप अंधेरे में डूब गया। अब वहां सिर्फ समीर था, अंधेरा था और वो लाल डायरी थी जो अब शायद हंस रही थी। तभी समीर को अपने पीछे, बिल्कुल गर्दन के पास, किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। गर्म सांसें उसकी गर्दन पर पड़ी और एक फुसफुसाहट गूंजी। अब भागने का कोई फायदा नहीं, गार्ड साहब, हमारी शिफ्ट शुरू हो गई है।